इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यही समझ लेते हैं, है ना। सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने, 167 है। और कितने चैप्टर रहेंगे, 11 चैप्टर है। एक सवाल बन सेक्शन नंबर 1 से जो फर्स्ट सवाल बन सकता है हमारे पास, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन आस्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया, 1 सितंबर। सेकंड सवाल बन सकता है नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। कोई बताएगा नेचर कैसा है इंडियन एविडेंस एक्ट, सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल है, एडजेक्टिव लॉ है, किस टाइप का लॉ है। याद रखिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एडजेक्टिव लॉ है। बट अगर एडजेक्टिव ऑप्शन नहीं दे रखा है, इफ एडजेक्टिव ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर प्रोसीजरल लॉ लगा के आना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में एडजेक्टिव लॉ लिखा हुआ है तो आंसर इज एडजेक्टिव लॉ, और जहां नहीं लिखा हुआ है और फिर वहां पे प्रोसीजरल लॉ इज द, तो इट्स एन एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट जो सवाल बनता है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, तो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है, याद रखिएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं होता है, एफिडेविट्स पे नहीं लगता है, और आर्मी, बस इतना याद रखना, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स, बाकी कुछ इन तीनों पे नहीं लगता है। समझना हो तो याद रखिए इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल नेचर की रहेंगी उन पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, तो अप्लाइड्स टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। आकाश बोल रहा है सीपीसी चल रहा था। आकाश, मैंने शायद बताया कि आज आपको शेड्यूल पहुंच जाएगा कि मंडे में भी, मंडे या फिर संडे में विल हैव एविडेंस एक्ट का टेस्ट, तो इसलिए उसको फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे, इसलिए एविडेंस पहले कवर किया है। एक और सवाल बनता है यहाँ पे, ये लेक्स लोकाई है या लेक्स फोराई है, एक क्वेश्चन। एविडेंस इज अ लेक्स लोकाई और लेक्स फोराई, बताइए। इट्स अ केस ऑफ लेक्स फोराई, एक सवाल बनता है। तो सेक्शन 1 से रिलेटेड बेसिकली ये सवाल बन सकते हैं। एक सवाल और बन सकता है, इसका ड्राफ्टर कौन, ड्राफ्टेड बाय, सबको बताया ड्राफ्टेड बाय, बताइए बताइए, पता है आपको, स्टेफन वेरिक, जेम्स स्टेफन, इट वाज ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टेफन। ये भी एक सवाल बन सकता है। सेक्शन 3 इज अबाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमको कोर्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो सिंपल सी, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट्स एंड जजेस। कोर्ट्स का मतलब क्या, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट कम इनटू द फैक्ट। अनदर बोलते हैं फैक्ट्स मींस एनीथिंग और अ रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज। तो अगर आप फैक्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो फैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फैक्ट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे तो फैक्ट्स के दो टाइप, पहला है फिजिकल फैक्ट। बोलते हैं फैक्ट से दो तरीके के, फिजिकल फैक्ट्स आर दोस फैक्ट व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, परसीव्ड बाय सेंसेस। व्हेन आई से परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। मेंटल फैक्ट्स आर दोस फैक्ट्स व्हिच मैन इज कॉन्शियस, मैन इज कॉन्शियस अबाउट का मतलब क्या है, जिसको लेके अवेयरनेस है, मेंटल अवेयरनेस है। तो जब वो बोलते हैं एनीथिंग और अ स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, तो एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फिजिकल सेंसेस से लिया जा सकता है, उनको फिजिकल फैक्ट बोला। और जिनको मेंटल सेंसेस से समझा सकता है उन्हें मेंटल फैक्ट्स बोला। तो फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल और मेंटल। तो ब्रॉडली दो फैक्ट दो तरीके हो सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट। फैक्ट को फिजिकल और मेंटल फैक्ट में किसने डिवाइड किया था। दिस डिवीजन व्हाट, हम जिस डेफिनेशन को लेते हैं, फैक्ट की डेफिनेशन हमने ली है, ये डिवीजन ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन किसने दी है। फैक्ट कैन बी फिजिकल एंड मेंटल, फैक्ट कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट, गिवन बाय बेंथम। बेंथम ने डेफिनेशन, बेंथम ने ही। तो फैक्ट दो तरीके से सकते हैं, फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय दी। तो हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ जाना, कुछ समझा, सब फैक्ट है। एवरीथिंग विच वी कैन परसीव बाय एनी सेंसेस, स्मेल कर लिया, महसूस किया, देख लिया, है ना, ये सब फैक्ट है। और जितनी चीजें दिमाग से द्वारा समझी जा सकती हो वो मेंटल फैक्ट है, वो भी फैक्ट है। फैक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है, फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये डेफिनेशन, ये डिवीजन भी किसने किया है, बेंथम ने किया है। फैक्ट एंड इशू को क्या बोलते हैं, फैक्ट एंड इशू को फैक्टम, बताइए क्या बोलते हैं। और रेलिवेंट फैक्ट को बोलते हैं फैक्टम, नाम बताइए जल्दी, आधे लोगों को पता है। पीटी क्लास ऐसी होती है, वेरी गुड वेरी गुड। फैक्टम प्रोवेंडम एंड फैक्टम प्रोवेंशिया, है ना। विच इज फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेंडम क्या है, और प्रोवेंस भी बोलते हैं।
This is factum issue and this is relevant fact. Factum probandum and this another is known as factum proventia. Factum probandum is known as factum issue and factum proventia is not a relevant fact. This division is done by Justice Munir. Relevant fact को एविडेंशियरी फैक्ट भी कहा जाता है. रेलिवेंट फैक्ट्स आर आल्सो नोन एज, है ना, एविडेंशियरी फैक्ट्स. इनको एविडेंशियरी फैक्ट भी कहा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इनिशियली को रीड करते हैं, समझते हैं. One fact is said to be relevant to another when one is connected with the another on the way referred in the provision of this act. एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है तो इन दो कनेक्टेड फैक्ट को क्या बोलते हैं? Fact is connected to the another fact in any of the manner given under Indian Evidence Act, that is 5 to 55. 5 to 55 में मैनर ऑफ कनेक्शन दे रखा है. जब दो फैक्ट इस मैनर से कनेक्टेड होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं. फैक्ट एंड इशू. The expression fact and issue means and includes any fact from which either by itself or connection with other fact the existence or non-existence, nature or extent, or any liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding expressly follows. सिंपल सी बात है. फैक्ट इशू का मतलब होता है मेजर, और आई कैन से फैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी. फैक्ट एंड इशू कौन से होते हैं? फैक्ट्स दैट इज पार्टीज का फैक्ट, जिन फैक्ट्स को डिस्प्यूटेड फैक्ट बना दिया गया है, जिनको प्रूव करना जरूरी है किसी मैटर के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? वो फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे. और बाकी जो फैक्ट उससे कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे. क्लियर? क्लियर हुआ? प्लीज बताइएगा. किसी को कुछ भी एक भी क्वेश्चन है, कोई एमसीक्यू है, कुछ भी है, पूछते रहिएगा एंड टू एंड. तो एक चीज क्लियर हो गई, फैक्ट को अगर हम समझें तो फैक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल. इन दोनों के फिर से दो पार्ट हो सकते हैं. तो फैक्ट फिजिकल है. फिजिकल फैक्ट दो टाइप का हो सकता है, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट. सेम वे साइकोलॉजिकल फैक्ट दो पार्ट का, दो तरीके का हो सकता है, दैट इज फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट. फैक्ट एंड इशू कौन से? ये मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स. इलस्ट्रेशन से इसका क्वेश्चन बन जाता है. ये इलस्ट्रेशन आपको देख लेनी है पीटी के लिए. इससे सिंपल सी बात याद रखिएगा, किसी भी चीज पे कोई भी चीज लिख दी गई है किसी भी फॉर्मेट में, पत्ता है, पहाड़ है, कुछ भी है, उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, फिगर बनाया गया है, कुछ मार्क बना गया है, और पर्पस क्या है? पर्पस इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड. यूज दैट थिंग एज अ रिकॉर्ड. किसी भी चीज को परमानेंटली इस पर्पस से बना दिया गया कि उसका मेंटेन रहेगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा वहां से. किसी की चीज के ऊपर लिख दिया, बना दिया, छाप दिया, दिखा दिया, फोटो खींच दिया, ऑल इज अ डॉक्यूमेंट, है ना. सिंपल, क्लियर रहेगा. डेफिनेशन अंडरस्टैंड है. तो मैंने एक तस्वीर बनाई ब्लैक बोर्ड पे, पर्पस इज मिटा दिया, नॉट डॉक्यूमेंट. बट मैंने तस्वीर बनाई और आपने उसकी फोटो खींच के रख ली, नाउ इट दैट फोटो इज अ डॉक्यूमेंट. क्लियर? ये जो ब्लैक टाइप हुआ हुआ ये डॉक्यूमेंट है, जबकि जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि द इंटेंशन इज टू नॉट मेंटेन द रिकॉर्ड. मैं इसको डिलीट करता जा रहा हूँ साथ में. दैट इज नॉट रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं है. राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड एंड फोटोग्राफ्ड इज अ डॉक्यूमेंट. मैप और प्लान्स इज अ डॉक्यूमेंट. इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट. A caricature is a document. क्लियर हुआ? चलिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यहां से भी सवाल पूछते हैं. एविडेंस का मतलब क्या है? देखिए, ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स or required to be made before it by a witness in relation to a matter under inquiry, statement are known as evidence.
record allowed by court. Simple. Any record which is allowed by court by a witness, from witness, एविडेंस हो जाएगा. अगर वो ओरल दिया है तो ओरल हो जाएगा, और अगर वो पेपर फॉर्म में दिया है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिया है, तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा. वो इंपॉर्टेंट. एविडेंस दो तरीके का हो सकता है, ओरल और डॉक्यूमेंट. हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ओरल एंड व्हाट डू यू मीन बाय. और ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. बेसिकली ओरल का क्या ही होगा समझा जाए तो डॉक्यूमेंट्री है ना. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी ऑफ टू टाइप, प्राइमरी है ना, ओरल तो डायरेक्ट होना चाहिए. तो प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट ही नहीं है वहां पे. चलिए, प्रूफ्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक सवाल बनता है, इसकी रीडिंग करना इंपॉर्टेंट. एक लाइन वर्ड याद रखना है. A fact is said to be proved after considering the matter before the court, either believe it to exist or considered its existence so probable that prudent men ought, under the circumstances of a particular to be supposition that it exists. प्रूफ कब माना जाता है कोई फैक्ट? अगर कोर्ट बिलीव कर लेगी उसको दो बातों पे. कोर्ट बिलीव इट्स एग्जिस्टेंस, अगर कोर्ट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, और है ना, इट इन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस. एग्जिस्टेंस को अगर किसी चीज के बिलीव कर लिया गया है तो कब माना जाता है फैक्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया. अब व्हेन फैक्ट इज सेड टू प्रूव व्हेन कोर्ट बिलीव इट्स एग्जिस्टेंस. या तो वो ये मान ले कि हाँ ऐसा है, या ये मान ले कि ऐसा किसी भी हालात में ऐसा ही होता. अगर कोई भी हालात होते तो ऐसा ही होता, तो माना जाता है फैक्ट प्रूव्ड है. तो क्या आपके पास छाता था, आपने एविडेंस दिखा दिया मेरे पास छाता था, फोटो दिखा दिया, फैक्ट प्रूव्ड. क्या आपका छाता था नहीं था, इसका कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट आपने प्रूव कर दिया कि उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी लेकिन मैं भीगा नहीं था. बहुत बारिश थी, मैं रोड पे भी चल रहा था बट मैं भीगा नहीं था. क्या है कॉमन सेंस कि आपके पास छाता होगा, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस छाता होगा, है ना. सिंपल. प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट. तो when court believe the existence is known as fact is proved. Disprove, court believe in non-existence. Court believe in non-existence of. कोर्ट को बिलीव हो गया फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. कोर्ट उसकी फैक्टर्स को एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं कर रहा है, देन इट इज नोन एज कोर्ट स्टिल not clear with the opinion. That is, fact is neither proof nor disproof. Fact neither proof or disproof. तो ना इसका प्रूव हुआ है ना ही डिस्प्रूव हुआ है, तो क्या माना जाएगा, नॉट प्रूफ माना जाएगा. मे प्रिज्यूम की खासियत क्या, कोर्ट हैव पावर to presume the existence or non-existence of fact. जहां मे प्रिज्यूम लिखा है तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो एग्जिस्टेंस को प्रूव करे, चाहे तो नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करे. ठीक है. The parties have option to give evidence against presumption. पार्टीज के पास पावर है कि एग्जेप्शन. यहां पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम में have to presume the existence of fact. तो मे प्रिज्यूम में एग्जिस्टेंस को फैक्ट को माने ना माने, शैल प्रिज्यूम में उसे मानने पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को. मे प्रिज्यूम में पार्टीज कैन गिव एविडेंस, शैल प्रिज्यूम में पार्टीज कैन गिव एविडेंस. कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट हैव टू प्रिज्यूम and parties cannot revert. कोर्ट प्रिज्यूम करेगी और पार्टीज रिवर्ट नहीं कर सकती है, अब है ना, जो प्रिजम्पशन रेज किया है.
सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की बात कर सकता है। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम को बोलते हैं प्रिजम्पशन होमिनिस। और इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन जूरिस। राधा सिर्फ लिखिए मे प्रिज्यूम को बोलते हैं प्रिजम्पशन होमिनिस और शैल को और कंक्लूसिव को बोलते हैं प्रिजम्पशन जूरिस, है ना। ये है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और ये दोनों है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसको रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं। इन दोनों को इररेबुटेबल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं, है ना। इसको इररेबुटेबल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं। 5 सेक्शन 5 बेसिकली इसको रेलिवेंसी सेक्शन भी बोलते हैं, है ना। सेक्शन 5 is known as rule of relevancy. सिंपल डिक्लेयर कर सकता है एविडेंस इज अलाउड ऑफ relevant facts. Evidence is allowed only for relevant facts. जो relevant facts हैं उसी का evidence allow होता है, किसी और चीज का evidence allow नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं सेक्शन 6 से लेके 55 में, है ना। व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट डिफाइन किया हुआ है। व्हाट फैक्ट्स आर रेलिवेंट सेक्शन 6 to 55 दे रखा है। सेक्शन 5 में सिर्फ डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है कि आप एविडेंस सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट का दोगे, किसी और का नहीं दोगे। अगर समझने की कोशिश करिए आप, अगर एक तो सवाल यही बनता है यहाँ से। दूसरा सवाल क्या बन जाता है जो अक्सर वो पूछ लेते हैं, इंडिया में रेलिवेंसी कौन सी रेलिवेंसी है ना, लीगल रेलिवेंसी। लीगल एंड लॉजिकल दोनों होना चाहिए। दैट मीन्स बेसिकली लीगल रेलिवेंसी फोकस्ड है। इंडिया की जो रेलिवेंसी है वो लीगल रेलिवेंसी है। दैट इज नो फैक्ट इज रेलिवेंट एक्सेप्ट गिवन अंडर 6 to 55. नो फैक्ट कैन बी रेलिवेंट unless for. That means no evidence can be given beyond 6 to 55, है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी रेलिवेंट डिक्लेयर किया बस वही फैक्ट का एविडेंस दे सकते हो, किसी और का नहीं दे सकते, इसलिए इसको लीगल रेलिवेंसी बोलते हैं। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं 6 से लेके 55 में रेलिवेंसी क्या डिक्लेयर करती है। 6 को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेश जेस्चर, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेश जेस्चर बोलते हैं दैट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये सिंपल बोलता है अगर कोई चीज सेम ट्रांजैक्शन में होती है तो वो रेलिवेंट है। सेक्शन 6 बोलता है एनीथिंग विच इज हैपन विद द सेम ट्रांजैक्शन इज रेलिवेंट। ठीक है।
इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक नहीं दो तीन है, बट एक तो बताइए जरा, याद देखो कितनों को याद है। कुछ लोगों ने मुझसे एविडेंस पढ़ रखा है ना, इसलिए पूछ, बताइए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। आर वर्सेस फोस्टर, और बताइए। वेरी गुड, आर वर्सेस प्रिंस, और वर्सेस प्रिंस, और ठीक है, आर वर्सेस क्यू, और बताइए। वैनफील्ड, वो तो आर वर्सेस प्रिंस ही है ना। सवलदास, वेरी गुड, है ना, सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कुछ जजमेंट है इसके, जो अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखिएगा, सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेम ट्रांजेक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, फैक्ट विच दो आर नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट एन इशू फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। कहते हैं ऐसे फैक्ट्स जो वैसे तो इशू में नहीं आते बट वो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन गए तो अब रेलिवेंट हो गए सेक्शन 6 के अंदर, उसी को जस्ट चाहे बोला। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं सिंपल सी वे में, तो कहते हैं कि मेन इवेंट की वजह से वो वाले इवेंट हुए, तो ए बी को मार रहा है, लोग चीख के भाग रहे हैं, इफेक्ट भी हो सकता है, मैं इफेक्ट में नहीं जा रहा हूं, बट लोग चीख के भाग रहे हैं क्यों, क्योंकि वहां पे झगड़ा हो रहा है। चीख भागना जो है वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो सकता है झगड़े का, इन ऑर्डर टू प्रूव द झगड़ा, क्योंकि हैपनिंग इन अ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन की खासियत क्या, जरूरी नहीं है कि इट मस्ट हैपन एट द सेम टाइम सेम प्लेस, उसी टाइम पे उसी जगह पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उस इवेंट का उस ट्रांजेक्शन से कनेक्शन है जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स और वाई के बीच में झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, इसको प्रूव करने के लिए आप बोल रहे हो कि चार पांच लोग चीख रहे थे, दो लोग ए का नाम ले रहे थे, कुछ लोग सी का नाम ले रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे प्लीज मारो मत, कुछ लोग भाग रहे थे वहां से कि ए और बी लड़ गए, कुछ लोग छुप गए थे कहते वो कि ए और बी आज एक दूसरे को मार देंगे, है ना, कुछ लोग उनको बचा रहे थे, सब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, आप उन सब लोगों को प्रूव कर सकते हो टू प्रूव द सेम ट्रांजेक्शन। यहाँ पे किसी को सवाल है तो पूछिएगा, पुराने बच्चों को तो होगा नहीं, किसी नए को कोई सवाल है, कोई एमसीक्यू है तो पुराने बच्चे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कंसेप्ट नहीं। चलिए, ये भी आपको करना है, ये बेसिकली आप देखेंगे ये पांच फैक्ट को रेलिवेंट करता है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली देखिए, द फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट इमेज अदरवाइज रेलिवेंट फैक्ट, और फैक्ट विच constitute the state of thing under which they happened or afford an opportunity for their transaction is relevant है। तो एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। सेक्शन 7 में पांच चीजें रेलिवेंट है, कौन कौन सी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग,
कहते हैं ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी ऑफ अ थिंग, ये रेलिवेंट हो जाएगी सेक्शन 7 में। व्हाट डू यू मीन बाय ओकेजन, हम पता है किसी भी चीज का होना ओकेजन है। इवेंट, मेन इवेंट जो होता है वो कॉज है, उसके बाद इफेक्ट है ना, उसके इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो। स्टेट ऑफ थिंग, सामान जो बिखरा हुआ है ना, और अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है ना। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि घर पे लड़की अकेली है, ओकेजन है, उसने एक लड़के को एंट्री दे दी, अपॉर्चुनिटी है ना। लड़के ने मर्डर कर दिया है ना, कॉज है। सामान बिखरा हुआ है रूम में, इफेक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग है, कुछ नाखून के निशान लगे हुए हैं गेट उसके ऊपर, फर्श के ऊपर, वो इफेक्ट है कि झगड़ा हुआ है और उसमें क्या हुआ है, पावर का यूज किया गया है ना, ये सब। तो वो सारी चीजें मेन, तो मर्डर हुआ नहीं हुआ ये प्रूफ करने के लिए इतनी सारी बातें प्रूफ हो सकती हैं कि लड़की घर पे अकेली थी तो इट इज एन ओकेजन। कोई एंटर किया उसके अंदर, उसने ओकेजन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। डेथ हुई है तो मर्डर तो हुआ है। अब मर्डर कैसे हुआ है, सामान बिखरा हुआ है तो मतलब, और झगड़ा है तो यानी कि स्टेट ऑफ थिंग और इफेक्ट बता रहा है कि झगड़ा होके हुआ है ना। तो इस तरीके से तो आपको ये वर्ड याद रखना, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी आर रेलिवेंट है ना। इलस्ट्रेशन है देखिए, अ क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू फेयर विद मनी in the possession and that he showed it, that the fact that he had it to third person are relevant. What does it mean? मेले में जा रहा है, पैसे यहाँ रख लिए, सबको दिखा रहा है, जैसे सबको दिखाया वो क्या हो गया, ओकेजन हो गया ना। चोरी हो गई, इवेंट है, और कॉज, पॉकेट में पैसे हैं, ओकेजन। अब ओकेजन है तो कोई किसी ने उसको निकाल लिया, अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर लिया ओकेजन की, खत्म कहानी। ओकेजन जब भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती है तो ऑफेंस कन्वर्ट हो जाता है। सेक्शन 8, मोटिव, प्रिपरेशन and conduct. Any fact which shows or constitutes a motive preparation of a fact, the motive preparation of the fact is relevant. Conduct of the parties or their agent. तो तीन चीजें रेलिवेंट है सेक्शन 8 में, क्या क्या, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, पार्टीज का हो या एजेंट का हो। तो मोटिव, वी नो व्हाट इज मोटिव, मोटिव भी रेलिवेंट है। प्रिपरेशन अगर आप शो कर दोगे वो भी रेलिवेंट है प्रूव करने के लिए। कंडक्ट, बिहेवियर, कंडक्ट दोनों रेलिवेंट है, बिफोर और आफ्टर। पहले आप कैसे बिहेव कर रहे थे, बातों कैसे बिहेव कर रहे थे, ऑफेंस में प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो दोनों का। बट याद रखिएगा सेक्शन 8 में कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। तो आप कुछ बोल रहे हैं वो कंडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। कंडक्ट का मतलब एक्शन, बट यस कंडक्ट कपल विद स्टेटमेंट, और आई कैन से स्टेटमेंट्स coupled with conduct. स्टेटमेंट coupled with conduct है तो ये रेलिवेंट है सेक्शन 8 में। इलस्ट्रेशन करते हैं, किसी को कोई सवाल तो पूछेगा, कोई सवाल तो पूछेगा प्लीज। चलिए, ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money by way A by threatening to make him knowledgeable public are relevant. What is this? Motive. मैंने B को मार दिया क्योंकि B को पता था कि मैंने C को मारा है ना। सिंपल सी बात है, मोटिव, आई हैव अ मोटिव। ये इलस्ट्रेशन 7, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 इनकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सी इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसको एफ इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेते एक बार। द फैक्ट दैट आफ्टर द alleged rape she made a complaint relating to crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact without making complaint she had been ravished is not relevant as conduct of this section.
तो एक लड़की है which has been ravished, वो सिर्फ चीख चीख के बोल रही है I have been raped, सेक्शन 8 में उसकी ये स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगी, बट उसने कंप्लेंट की है, नाउ उसकी स्टेटमेंट आर कपल्ड विद व्हाट कंडक्ट, अब रेलिवेंट हो जाएगी. जनरल स्टेटमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन, स्टेटमेंट शैल कपल्ड विद द कंडक्ट. देखिए सेक्शन 9 इज नोन एज रेसिड्यूरी क्लॉज. इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं टीआईपी कहाँ पर रेलिवेंट है. सेक्शन 9 टीआईपी की बात करता है, इसकी इलस्ट्रेशन साइड रीड करनी है. यह टीआईपी को रेलिवेंट करता है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसको रेलिवेंट करता है. इसकी इलस्ट्रेशन आपको करनी है सारी, बाकी इसको रीड करने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये यहाँ पे सवाल पूछते हैं, सीधा पूछते हैं, ऐसी बेयर एक्ट पूछ लेते हैं, एक रीड करके ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं. Where there is a reasonable ground to believe that two or more person has conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by one of such person with reference to common intention after the time such intention was first entertained by one of them is relevant fact as against each of the person for the purpose of the existence of conspiracy. A और B ने conspiracy की, यहाँ पे की और यहाँ तक कॉन्स्पिरेसी चली, पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी. इस ड्यूरेशन में ए ने, इस ड्यूरेशन में बी ने जो भी किया, सेड, डन. ए और बी ने जो भी कहा, जो भी सुना, जो भी किया विद रिगार्ड टू कॉन्स्पिरेसी, क्या होगा? ऑल आर रेलिवेंट अगेंस्ट ईच अदर. वो एक दूसरे के अगेंस्ट रेलिवेंट हो जाएगी, बस सिंपल सी. बट उसके बाहर कुछ किया, वंस अ कॉन्स्पिरेसी इज डन, उसके बाहर की जो बातें वो रेलिवेंट नहीं है. एक्ट डन विद इन द पीरियड व्हेन द कॉन्स्पिरेसी वाज फर्स्ट मेड टिल द फाइनल अचीवमेंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो भी वो कर रहे हैं वो सब बातें हैं वो रेलिवेंट होंगी, बाकी नहीं. क्लियर है? कोर्ट में इन ड्यूरेशन को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है. ऑल दिस स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी, conduct and everything can be used against each other in the court. Act done by the conspirator during the conspiracy, क्योंकि उस समय वो एक दूसरे का एजेंट है ना, इसलिए. Again, section 11 is also residuary clause. हम इसे एक और नाम से जानते हैं, plea of alibi, plea of alibi भी बोलते हैं, है ना, alibi भी बोलते हैं. तो plea of alibi, ये alibi है. That is, plea of alibi का मतलब क्या होता है? Fact are inconsistent with fact and issue. या तो कोई ऐसा फैक्ट है जो फैक्ट एंड इशू के बिल्कुल विपरीत है, और वो फैक्ट एंड इशू को क्या कर देगा? बेकार कर देगा. विपरीत नहीं है, बट वो इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, वो इतना ज्यादा डिफरेंट है कि या दोनों से एक ही एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो मर्डर दिल्ली में हुआ है, मेरा नाम आ गया और मैंने वो प्रूव कर दिया कि मैं अपने होम टाउन था. अब मर्डर हुआ 12 बजे, मैंने प्रूव किया कि मैं 12:30 1 बजे किसी के पास बैठा था अपने होम टाउन में. अब 250-300 किलोमीटर का डिफरेंस है, 1 घंटे में कवर करना इनकंसिस्टेंट है, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता. इनकंसिस्टेंट मतलब मैं बोलूँ एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है दोनों की, या तो मैं वहां होऊंगा या यहाँ होऊंगा. क्यों? क्योंकि गैप है दोनों के बीच में, है ना, टोटली इनकंसिस्टेंट थिंग है. तो फिर सेक्शन 11 में मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं मर्डर सीन से इतनी दूर था कि मैं, इसी को बोलते हैं प्ली ऑफ alibi. सेक्शन 12 अगेन एक सवाल पूछ लेते हैं हमेशा, है ना, ये इट इज स्पेशली फॉर सिविल मैटर्स. सवाल पूछ लेते हैं कौन सा सेक्शन ऐसा जो सिर्फ सिविल मैटर्स पे लगता है. ठीक है, ये कब होता है? फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट. विभूर क्या पूछ रहे हो तुम? सेक्शन 11 में बिकम रेलिवेंट मीन मतलब समझा नहीं, कहाँ लिखा हुआ बिकम रेलिवेंट? अच्छा ये वाला, यही तो प्ली ऑफ alibi है. हाँ, बिकम रेलिवेंट. अब मर्डर हुआ है एक्स का, मेरा नाम आ गया है,
इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ था? दिस इज नॉट रेलिवेंट थिंग ना कि मैं लाहौर में था, मैं दुबई में था, बट बिकॉज मैं या तो दुबई में होऊंगा या मैं दिल्ली में होऊंगा, मेरा दुबई में होना किसी के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज इररेलेवेंट। बट बिकॉज मेरा उस मर्डर में नाम है और वो एक टाइम पे मैं दो जगह नहीं हो सकता, तो मेरा दुबई में होना वैसे तो रेलिवेंट नहीं है मर्डर केस में, बट वो मेरे मर्डर केस से इस तरीके से कनेक्ट हो गया है कि या तो मैं मर्डर की प्लेस पे हो सकता हूँ या मैं, तो इट बिकम रेलिवेंट। तो इट इज नॉट रेलिवेंट बट इट बिकम रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। समझ में आया? मैंने आपको बताया ये स्पेशली सिविल मैटर्स के लिए फैक्ट दैट में अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलिवेंट। वो सारे फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड करते हैं वो सारे फैक्ट रेलिवेंट है। फैक्ट विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलिवेंट फैक्ट्स। तो आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको अपने डैमेजेस प्रूव करने, वो फैक्ट जो आपके डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या फिर वो फैक्ट जो उसके डैमेजेस के अमाउंट को कम कर सकते हैं, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट है टू डिसाइड द डैमेजेस। बोथ पार्टीज कैन गिव द एविडेंस। सेक्शन 17 बस इतना याद रखिएगा, जनरल कस्टम, कस्टम रेलिवेंट, सिंपल, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं पड़ेगी। जनरल कस्टम्स आर रेलिवेंट, दिस इज वेरी वेरी, इसकी सारी इलस्ट्रेशन पढ़नी है आपको फॉर you cannot leave any illustration. Showing fact is the existence of state of mind, showing the existence of state of body or bodily feeling. ठीक है, तो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी फीलिंग आ रहा है। स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, पसीना आ रहा है ना? जैसे अभी मेरी नोज स्नोज कर रही है, मुझे पसीना आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो नो एनीबडी कैन से कि अच्छा अच्छा थोड़ा आज शायद थके हुए सर। सेम वे आप आए, आपकी आंखें लाल हो रही, तो आई कैन सी कि अच्छा अच्छा इसको फीवर है ना। स्टेट ऑफ बॉडी, सेम वे कोई गुस्से में बात कर रहा है, आप कह सकते हो इरिटेटेड है ना। स्टेट ऑफ माइंड, somebody is crying बट वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बट ही इज कंटिन्यूसली क्राइंग, है ना। बॉडली फीलिंग, आप बता सकते हो कि नहीं नहीं बोल रहा है बट ही इज नॉट ओके, ठीक है, तो यू कैन गिव द एविडेंस ऑफ इट। तो सपोज मिस्टर एक्स ये प्रूव करना है कि किसी ने छुट्टी ली है, वो छुट्टी जेन्युइनली थी नहीं थी, तो somebody is told कि मेरे को फीवर है, मुझे जाना है, उसने छुट्टी ले ली। क्वेश्चन आ गया कि नहीं फीवर नहीं था, बट उसने प्रूव किया कि उसी दिन सुबह से वो स्वेट कर रहा था, वो शिवियर कर रहा था, है ना, वो लोगों से मेडिसिन मांग रहा था। शोज स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडली फीलिंग कि नहीं नहीं ये माइट बी ना फीवर, ठीक है। ये आपको रीड करनी मस्ट है, रीड करनी। यहाँ ये समझ लीजिए जितनी भी इलस्ट्रेशन इनमें से दो क्वेश्चन फिक्स आते हैं झारखंड के लिए स्पेशली, है ना, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 where the question is whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention. The fact that such act formed a part of the series of similar occurrences are relevant. 50. तो A is being charged for nuisance. A को चार्ज किया न्यूसेंस के लिए कि वो न्यूसेंस करता है, वो बोल रहा है ये न्यूसेंस नहीं है, मुझसे बाय एक्सीडेंट हो गया है, गलती से हो गया, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ न्यूसेंस व्हिच आई इंटेंडेड टू कॉज। यू कैन गिव द एविडेंस कि भैया ये न्यूसेंस पहली बार नहीं कर रहा है, सोसाइटी में ये न्यूसेंस नॉर्मली करता है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि इस तरीके की न्यूसेंस से लगातार कर रहा है, तो यू कैन प्रूव, है ना, दैट इज इंटेंशनल, आप प्रूव कर सकते हैं इंटेंशनल। एक्स के डॉग ने, ए के डॉग ने बी को काट लिया, जो उसकी रोप थी उससे छूट के, बी ने चार्ज कर दिया उसको, ए कह रहा है इट इज डन एक्सीडेंटली। ए कैन गिव द एविडेंस कि बी ने ये काम पहले भी और लोगों के साथ किया है, कि वो अपना कुत्ता और लोगों को छोड़ देता है, दिस इज शोज दैट, है ना, इंटेंशनल है। इसको एक बिल्कुल इसको एक मैगजीम के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उस मैगजीम का? रेस इप्सा लिक्विडेटर, याद हो गया। रेस इप्सा लिक्विडेटर इज नॉट इंटेंशनल। रेस इप्सा लिक्विडेटर कहाँ पे आता है? सिमिलर अकरेंस, तीन चीजें याद रखनी है बस। तो आप सिमिलर अकरेंस के सहारे से ये इंटेंशनल है या सेक्शन 6 obviously it's a reciprocal liquidator, things speaks themselves, normal transactions, it's a normal transaction, or I can say business transaction. That means अगर suppose आपको मेरे ऑफिस में मुझसे खबर पहुंचानी है, आपने मेरे को
मेरे ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दिया, पर से माना जाएगा कि जे सर को पता चल गया होगा। मेरे वाले नंबर पे करोगे तो पक्का नहीं प्रेज्यूम कर सकते, मैंने कभी देखा नहीं देखा, बट ऑफिस के नंबर पे करोगे तो पक्का प्रेज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां से इन्फॉर्मेशन हर हाल में सर के पास जाती जाती है। कोई भी मैसेज ड्रॉप करेंगे तो सर के पास वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचेगी। दैट इज बिजनेस। तो एनीथिंग विच हैपेंड इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आपने पोस्टल पोस्ट कर दिया, माना जाएगा पहुंच गया उसके। आपको पता है कि मुझे एक पोस्ट करना है, आपको पता है उसका एक पैटर्न है, आप कंपनी में काम करते हैं कि कोई भी पोस्ट करना है तो आपको पहले वहां रखना होगा मेल, किसी को मेल फॉरवर्ड करना है तो आपको मेल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आपने मेल डिपार्टमेंट में जाके इन्फॉर्मेशन दे दी, माना जाएगा पोस्ट हो गया। 1 to 16 पढ़िए आज, अच्छे से याद करिए इसको, एक एक वेयर का एक एक इलस्ट्रेशन को याद करिए। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है।